चल, तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। हेडिंग दिए थे, हेडिंग देंगे। यूनिट नंबर है 4, हेडिंग दिया जाए यूनिट नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। यूनिट नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिट 4 होगा और चैप्टर 6 होगा। और ये है क्या, वर्क पावर एंड एनर्जी। हेडिंग दीजिए। हेडिंग दीजिए वर्क पावर एंड एनर्जी। तो लास्ट में कुछ होमवर्क दे देंगे पिछले वाले चैप्टर का, ठीक है। उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना पिछले क्लास में, और कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे सॉल्व करने के लिए। उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ये हमेशा हम लोग वर्क करते ही हैं, एनर्जी होता है तभी वर्क डन होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका +2 में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 11th में तो ये खुद टॉपिक है, ठीक है। जैसे ही आप 12 में जाइएगा तो वहां चार्ज के लिए हम लोग चार्ज के लिए वर्क डन निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, पावर निकालते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क का। तो ये बताइए वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क, बताइए वर्क, व्हाट इज वर्क। If we apply external force on the body and body get displaced in the direction of force, then work is said to be done। ये है ना बालक, कि हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए डिफाइन करते हैं। लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स, work is said to be done by a force, work is said to be done by a force if a point of application, by a force if point of application is displaced, if a point of application is displaced in the direction of, if a point of application is displaced in the direction of, displaced in the direction of force, in the direction of force। इसका मतलब ये है कि हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और ये बॉडी जो है फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, तो वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। ये बॉडी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो बोला जाएगा कि हमने वर्क किया है। इसका एक और मेथड, एक और तरीका है जिसे डिफाइन करेंगे, और करके लिखा जाए, और करके लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done when a force applied on the body, work is said to be done when a force applied on the body, applied on the body and body get displaced, and body get displaced, and body get displaced through a certain distance, displaced through a certain distance, through a certain distance
in the direction of force, through a certain distance in the direction of force, certain distance in the direction of force, in the direction of force. हो गया? तो आपने तो यही लिखा कि सर वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज व्हाट, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना जी। अब समझिए थोड़ा सा, अगर इस बोर्ड पर हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हमने वर्क डन किया, लेकिन अगर इस पर फोर्स लगा रहे हैं और देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, अगर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या वर्क डन बोलेंगे? नहीं। जब तक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है देयर इज नो वर्क डन। इसको लिख लीजिए, इसके नीचे बोलना होगा। हो गया वाला, लिखेंगे इसके नीचे इफ be the force, if be the force acting on the body, if be the force acting on the body, acting on the body and it makes, acting on the body and it makes an angle, and it makes an angle theta, it makes an angle theta with the horizontal, theta with the horizontal, with the horizontal, and body is displaced with the horizontal, and body is displaced, and body is displaced through a distance of, body is displaced through a distance of, through a distance of vector s, through a distance of vector s, then we can write, then we can write, then we can write। हो गया वाला, चलिए समझते हैं। देखिएगा, ध्यान देने वाला, हमारे पास m मास का कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहा है, इस बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहा है इधर, ठीक है, F फोर्स लगा रहा है। तो अब बताइए, जब इधर फोर्स लगाया तब तो बॉडी को इधर ही मूव कर जाना चाहिए था, क्योंकि आपका डेफिनेशन क्या कहता है कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज, इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिधर फोर्स लगाया गया उधर ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो देखिए, स्केलर होने का इसका रीजन समझ लीजिए, ठीक है। आपने बोला कि सर जिधर फोर्स अप्लाई करेंगे उधर ही इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फोर्स देखिए प्लेन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर फोर्स तो नहीं है, लेकिन फोर्स का कंपोनेंट तो है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये फोर्स आप इधर लगाते हैं लेकिन फिर भी इसका मोमेंट कहाँ होगा? हॉरिजॉन्टली ही होगा। देखिए इसको थोड़ा सही करते हैं, ध्यान देने वाला। आपने बोला कि सर हमने फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया F, तो बताइए फोर्स ऊपर अप्लाई कीजिएगा तो ये ऊपर मूव करेगा? नहीं, ये हॉरिजॉन्टली ही जाता है। इसका मूवमेंट कहाँ होगा? तो सामने ही होगा।
अब सवाल ये है कि सर जब इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इधर मूवमेंट कैसे होगा, कौन सा फोर्स है जो मूवमेंट कराएगा। तो ध्यान देंगे, आपको बताया गया है कि प्लेन में अगर कोई फोर्स ऑपरेट हो रहा है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। इधर टूटेगा एफ कॉस थीटा, वेक्टर में पढ़े थे ना जी, और एक है इसका होगा वर्टिकल वाला कंपोनेंट, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक है ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो ये रहा, एक ये कंपोनेंट होगा, और ये होगा एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है वाला, एफ साइन थीटा। और आप बोलेंगे कि सर ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक, ये एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब बताइए कि अगर इस डायग्राम में आपसे पूछा जाए, इस डायग्राम में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन क्या है, वर्क डन इज व्हाट, तो आपने बोला कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताइए कि यहाँ वर्क डन को W लिखा जाए तो फोर्स कितना आपका लग रहा है, F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है S, तो W इक्वल टू कितना रहा, तो Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, इक्वेशन 1। अब आपसे पूछा कि F इज व्हाट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एस और एफ के बीच का एंगल है। यहां लिख दे रहे हैं वेयर, क्या था, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, और थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इन द वेक्टर फॉर्म अगर आपसे कहा जाए कि वेक्टर फॉर्म में बताइए, तो आप वेक्टर पढ़े ना बालक, कॉस किस में टूटता है, डॉट में कि क्रॉस में, ये बताइए कि कॉस थीटा, आपको ए डॉट बी क्या पढ़ाया गया था, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। तो याद रखेंगे ये डॉट प्रोडक्ट है। नहीं समझ में आए तो यहाँ बता रहे हैं कि हमने पढ़ा था वेक्टर में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, ये होता है ए बी कॉस थीटा, और याद रखेंगे इसका प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वर्क डन इज व्हाट, तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। कोई कहे कि सर गलती से हम क्रॉस कर दिए, तो क्रॉस कर दिए तो इस पे वेक्टर का सिंबल आना चाहिए। क्रॉस का मतलब ये हो गया कि जो रिजल्ट है वो वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ वर्क डन तो वेक्टर है नहीं। तो जब वर्क डन वेक्टर नहीं रहेगा तो स्केलर के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर एरो नहीं है, क्यों, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी के लिए इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, डॉट। डायग्राम बना के ये सर आपको लिखना होगा। तो देखिए, तो यहां से एक और डिफिनेशन दिख रहा है बालक, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल,
हो गया। एंगल पर डिपेंड करता है, नहीं एंगल पर। अब कितना भी उस एंगल पे कितना भी फोर्स लगाइएगा तो डिस्प्लेसमेंट सामने ही होगा, ठीक है। और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड से इसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है। हटाएं इसको, स्लाइड को बढ़ा। क्या वाला कंपोनेंट वाला फोर्स तो डिपेंड करता है एंगल पर ना। और ऐसे भी आप अगर एफ साइन थीटा लगाते हैं तो उस पर ग्रेविटी काम करता है ना अपोजिंग में, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा ना जी, ठीक है। वो तो वर्क डन होगा लेकिन वो अंडर ग्रेविटी हो जा रहा है, तो अभी उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग लीनियर वाले पे बात कर रहे हैं। वो भी आएगा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर मूवमेंट कब करेगा, ध्यान देंगे, जब ये फोर्स इधर थीटा पर नहीं लग के इनएंटी पर लगेगा तब होगा, तब ना बॉडी अपवर्ड मूव करेगा। अगर इस एंगल पर, ध्यान देंगे, इस एंगल पर जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, मूवमेंट हमेशा फॉरवर्ड ही होगा। क्या चेंज हो सकता है, तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है, वर्क डन चेंज हो सकता है, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन है, आप सोचिए कि मूवमेंट ऊपर हो जाए तो नहीं होगा वाले। अभी बताएंगे आपको कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आल्सो जीरो। यहां तक हो गया बालक, लिखेंगे, चलिए लिखो पहले लिखो। चलिए हो गया बालक, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन सी दैट, from equation 2 we can see that, from equation 2 we can see that work is the dot product of, work is the dot product of force and displacement, work is the dot product of force and displacement, force and displacement। हो गया बालक, नोट करके लिखते हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखा जाए, लिखेंगे एज वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, as work is the dot product of two vectors, as work is the dot product of two vectors, hence it is a scalar quantity, hence it is a scalar quantity, hence it is a scalar quantity। it is a scalar quantity। हो गया बालक। नोट नंबर 2 में लिखना होगा, नोट नंबर 2 में SI यूनिट and dimensional formula of work, SI unit and dimensional formula of work, SI unit and dimensional formula of work। हो गया बालक। चलिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं SI यूनिट पर। SI यूनिट, तो ये बताइए, वर्क आपने क्या बताया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, न्यूटन मीटर। और याद रखेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल, जूल के नाम से जाना जाता है।
और अगर लिखना चाहें तो फोर्स को तोड़िए, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है, और डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो मीटर, ये कितना हुआ, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हुआ केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो आप बोलिएगा कि सर इसका मतलब तो ये है कि 1 जूल इक्वल टू, ठीक है, कितना, तो न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। यहाँ से 1 हटा दे रहे हैं क्योंकि हम जूल को ही केवल लिखेंगे। देखिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। इसका एक सीजीस यूनिट भी होता है जिसको अर्ग कहा जाता है। हो गया बालक। तो ये जितना आप पढ़ रहे हैं ये सारा बेसिक डाटा है वर्क के लिए। हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इससे भी निकाल देंगे, ठीक है, आप किसी से निकाल सकते हैं। देखिए यहीं पे इसको निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला वर्ग का, तो देखिए ये जो आपने निकाला है ना, इससे निकाल लेंगे। बताइए केजी से किसका मेजरमेंट होता है, मास का, मीटर से लेंथ का, और सेकेंड से टाइम का। तो ये रहा है ml²t⁻², जो एक्सपोनेंट रहेगा सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ml²t⁻²। हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट अगले नोट में लिखेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। क्या होता है, अर्ग होता है। तो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो याद कीजिए हम लोग इसको चेंज करने के लिए कन्वर्जन पढ़े थे। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, याद है। और यही अगर उल्टा लिखिएगा 1 अर्ग लिखिएगा तो 10⁻⁷ जूल लिख लिए। हो गया बालक। तो यहां से अगले नोट की ओर आगे बढ़ेंगे और हम जूल को डिफाइन करने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जूल? आप बोलते हैं 10 जूल, 5 जूल, जूल वर्क डन का मेजरमेंट करते हैं। तो जूल होता क्या है इसको थोड़ा समझिए। ये हो गया। चल तो ध्यान देंगे, अगर हमने बोला 1 जूल, 1 जूल, इसको थोड़ा समझिए। हमारे पास कोई बॉडी है विच हैविंग मास m, तो अगर इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके अगर आप इसको 1 मीटर के डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड 1 जूल। समझ में आ रहा है? अगर किसी मास पर, किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके अगर 1 मीटर का आप डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं तो आपका वर्क डन कितना जूल कहलाएगा? 1 जूल। कोई दिक्कत बालक? अब कहिए सर मान लीजिए कोई कह देगा 10 जूल, तब बताइए, कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए।
तो 10 10 100 ना हो जाएगा जी। नहीं समझ में आ रहा। आपने बोला कि 10 न्यूटन फोर्स लगेगा और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन तो 100 हो जाएगा। नहीं, ये भी कोई पैरामीटर नहीं है, एक को कांस्टेंट रख के एक को वेरिएबल रखना है। चलो समझो जी बालक, समझिए, आप मल्टीप्लाई कर करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझिए। ठीक है, हमने बोला कि इफ वी अप्लाई दो कंडीशन, अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आपका वर्क डन 10 जूल है। और अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके आप 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो आपका वर्क डन 10 जूल होगा। समझ में आ रहा है? दोनों में से एक ही आपको चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करना है, एक को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम, तो आप बोलेंगे सर क्या चेंज किया जाए, तो जो बेहतर हो, अप्लाइड अगर फोर्स है तो फोर्स लेंगे और फोर्स नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो याद रखेंगे कि अगर आपका वर्क डन 10 जूल है तो या तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ होगा या तो फोर्स ज्यादा लगा होगा। तो कोई दिक्कत, अगर आपसे कहा जाए कि 1 जूल को डिफाइन कीजिए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स acting on a body to get displaced through a distance of 1 meter, then amount of work done is 1 joule। बात समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे जूल लिखकर 1 जूल लिखकर डैश दे दीजिए। अगले नोट में हम लोग 1 जूल को डिफाइन करने वाले हैं, 1 जूल को। हो गया, लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done, work is said to be done by 1 joule, work is said to be done by 1 joule when 1 newton of force, when 1 newton of force applied on a body, when 1 newton of force applied on the body and get displaced through a distance of 1 meter, get displaced through a distance of 1 meter in the direction of force, distance of 1 meter in the direction of force, क्लियर है बालक? और एक चीज बता दें कि अगर कह देगा, ये हो गया ना कंप्लीट, अगर कह दिया कि सर मान लीजिए 5 जूल हो तब, तो याद रखेंगे अगर 5 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड 5 जूल। 10 जूल कह देगा कि 10 जूल का वर्क डन, तो अगर 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए आप 10 जूल का वर्क डन, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क डन कितना होगा? 10। मतलब इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। और किसको चेंज करना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत बालक? चलिए हाँ बोलिए, हाँ अगर 10 2 के लिए तो एक के लिए तो 5 ही रहा, अगर 10 अप्लाई किया और 2 लेके चले गए तो एक के लिए तो 5 ही रहा आपका। तो वर्क डन किसके लिए निकालेंगे हम लोग? तो वर्क डन 5 जूल के लिए निकालेंगे। चलिए अगले नोट में बात करते हैं, लिखेंगे अगले नोट में वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी सो इट्स वैल्यू, work is a scalar quantity so its value may be positive, so its value may be positive, comma negative or zero, तो या तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि कब कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हो गया बालक? चलिए, तो आपने बोला कि सर आपने
वर्क डन को पॉजिटिव भी कहा, निगेटिव भी कहा और जीरो भी कहा, ठीक। तो हमको ये बताइए कि आपका वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर, ठीक है। आपका वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पर। अभी तो आप बात कर रहे थे सर अगर हम ऊपर फोर्स अप्लाई कर देंगे थीटा चेंज हो जाएगा। तो देखिए कब कब पॉजिटिव होगा, कब का निगेटिव होगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन निगेटिव, लिखना नहीं है, ये समझने के पर्पज से जीरो। तो ये बताइए कि अगर मान ली कि मेरे पास कोई ये बॉडी रखा हुआ है, तो अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी बात कीजिएगा तो आप जानते हैं कि इधर वाला डाटा, इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। तो अगर हमसे कहें कि वर्क डन हमको पॉजिटिव करना है, ठीक है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप खुद बताइए कि इधर वाला सेक्शन है हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब कि 0 से 90 के बीच में अगर एंगल रहेगा तो हमारा वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब लेस देन, समझिएगा, लेस देन 90, 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 90 भी नहीं होना चाहिए। 90 नहीं काउंट करेंगे, समझ आ रहा है? 90 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 90 में तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों? cos 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। समझ आ रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर हमारा वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? तो पॉजिटिव के लिए पढ़ेंगे सर इस कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब आपका थीटा जो है ये लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 डिग्री। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ इक्वल का भी सिंबल है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर किसी, याद रखिएगा, किसी बॉडी पर सबसे ज्यादा फोर्स 0 डिग्री पे ही लगता है वर्क डन पॉजिटिव होने के लिए। मान लीजिए कि मेरे सामने टेबल रखा हुआ है, कहिए कि सर वर्क डन पॉजिटिव कीजिए, ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाइए, तो ज्यादा फोर्स तो सामने से ही लगाएंगे, समझ में आ रहा है? सामने से ही ज्यादा फोर्स लगता है। अगर ये बॉडी है मेरे पास, ज्यादा फोर्स लगाना होगा तो यही ना खींचेंगे जी। तो ये बताइए यहीं से एंगल का मेजरमेंट होता है, यहीं आप फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो याद रखेंगे वर्क डन पॉजिटिव होने के लिए एंगल कहां लाई करना चाहिए? तो लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। और सबसे ज्यादा वर्क डन मैक्सिमम कितना डिग्री पर होगा? कोई दिक्कत बालक? चलिए एक तो हो गया आपका। अब सवाल ये है कि सर आप निगेटिव भी बताए हैं, तो ये बताए निगेटिव वाला कौन सा आपका कोऑर्डिनेट है? पीछे वाला। मैथ्स पढ़े ना बालक? पीछे वाला हम भी आपको बताए हैं इसके बारे में कि ये वाला सेक्शन निगेटिव होता है। तो अब बताइए कि इधर खींचना है, तो मान लीजिए कि कोई इधर फोर्स लगा रहा है, ध्यान देंगे, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये एंगल कितना हो गया? 180। बॉडी मूवमेंट इधर कर रहे हैं, आप फोर्स उधर लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइएगा तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? समझ में आ रहा है? अब आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं कि बताइए अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कितना एंगल पर मैक्सिमम होगा? तो आप बोलेंगे 180 पर। अब यहां से कोई खींचेगा तो बताइए ज्यादा इसको अपोज कर पाएगा? नहीं, ठीक है। ज्यादा अपोज करने के लिए फोर्स कहां लगना चाहिए? इसके जस्ट पीछे सामने लगना चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री पर लगना चाहिए। कोई दिक्कत बालक? तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव निगेटिव तो समझ गया, अब बात कर लिया जीरो का, तो ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता है? देयर इज नो वर्क डन। तो आपको बता दे कि अगर कोई बुक वगैरह रखा हुआ है, हम इसको लिफ्ट कर ले ऊपर, तो देयर इज नो वर्क डन, क्योंकि ये जो पोजीशन चेंज है अंडर ग्रेविटी है, लीनियर नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। समझ में आ रहा है? अ पर्सन इज होल्डिंग अ सूटकेस, दैट इज नॉट वर्क डन। जब तक मूवमेंट नहीं होगा वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन है तो किस केस में है? तो अंडर ग्रेविटी वाले केस में है। समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर अगर यहाँ पे कोई 90 डिग्री पे फोर्स लगा दे तो वर्क डन विल बी 0। कोई दिक्कत? हम 3 केस में लिखने वाले हैं, 1, 2 एंड 3, एक में पॉजिटिव निगेटिव 0। तो अब बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि थीटा 30 डिग्री है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? थीटा 45 डिग्री है वर्क डन, थीटा 60 डिग्री है वर्क डन, थीटा 0 है वर्क डन, थीटा 0 है वर्क डन पॉजिटिव, थीटा 120 डिग्री है वर्क डन, थीटा 160 है वर्क डन, थीटा 180 है वर्क डन, थीटा 90 है वर्क डन। क्लियर हुआ?
ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग लिखने वाले हैं। सबसे पहले 1 नंबर में लिखेंगे, यहां में लिख देना, देखिए इधर, इफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, देन अब लिखिएगा इसके आगे, हो गया, बोला जाए, लिखेंगे देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव, फिर स्टॉप देके लिखेंगे पॉजिटिव वर्क डन मीन्स, positive work done means that force or its component, that force or its component is just parallel to the, or its component is just parallel to the displacement, just parallel to the displacement। अब हमको ये बताइए कि अगर ये बॉडी है और ये इधर ही मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, और आप इसी के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिए, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा? नहीं जी, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट तो इसी डायरेक्शन में करना होता है, ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0। अगर ये सारा जो अभी बताएं सब नहीं समझ में आया, तब तो एंगल पे आ जाइएगा, कहिएगा वर्क डन जो होता है एफएस कॉस थीटा होता है, तो वर्क डन में मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है। वर्क डन मिनिमम कब होगा? जब थीटा मिनिमम होगा। और किसके लिए? तो कॉस के लिए। तो अब बताइए कॉस का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, उसका एंगल देखेंगे और निकालेंगे। चलिए, तो ये रहा। अब इसके लिए अगर डायग्राम बनाने की इच्छा करें तो अब बोलेंगे सर अभी हम लोग बनाए थे इस तरीके का, ठीक है, कि इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इधर हमने फोर्स अप्लाई किया था, ठीक है, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये मास का कोई बॉडी है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डायग्राम बना लीजिए। तो ये आपका फोर्स रहा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रहा, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स क्या करता है? अप्लाई होता है। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव, ये क्या इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल फोर्स आपके फेवर में है। और थोड़ा सा चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, बोल दिए जाए इसके नीचे, लिखेंगे इसके नीचे द पॉजिटिव वर्क है, the positive work signify that, the positive work signify that the external force, signify that the external force favor the motion of body, the external force favor the motion of body, फेवर द मोशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के मोशन को क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है। क्लियर है वाले? चलिए, तो ये हमारा 1 नंबर पॉइंट में था। आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, लिखेंगे। अब देखिए ये क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, तो याद रखिएगा इस पे वर्क डन निगेटिव होता है, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। हो गया। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, देन वर्क डन विल बी निगेटिव, then work done will be negative, हो गया। फुल स्टॉप देके लिखेंगे निगेटिव वर्क मीन्स
Negative work means that force or its component, हो गया component oppose the motion and it applied opposite to the displacement तो ये मालूम चला कि एक तो अपोज करता है और अपोज करने के लिए डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, अपोजिट ही होना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें हम, देखिए डायग्राम कि ये हमारा बॉडी है विच हैविंग मास m है, तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो आपका ध्यान देंगे फोर्स का डायरेक्शन कहां होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। और यहां पर एंगल कितना बनता है बालक, एंगल कितना बनेगा, तो आप कहिएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत बालक? अच्छा ये यहां भी लगे, अब जरूरी नहीं है यहां भी लग जाएगा, तो देखिए ना 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो यहां लगेगा तो ये एंगल होगा, तो ये भी क्या है आपका 90 से ग्रेटर है, तो यहां भी लगेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव ही हो। और इस केस में 180 के केस में मैक्सिमम अपोजिशन होता है, याद रखिए। यही वाला बना लीजिए डायग्राम। लिखेंगे द नेगेटिव वर्क सिग्निफाई दैट द एक्सटर्नल फोर्स opposes the motion of body, the external force opposes the motion of body, हो गया बालक। तो बॉडी के मोशन को अपोज करता है कौन सा फोर्स, तो ये फोर्स जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया बालक। चलिए तो ये रहा हमारा सेकंड वाले में, थर्ड में आते हैं। लिखेंगे इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, then work done will be zero, हो गया वाला। तो याद रखेंगे वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिख लीजिएगा W इक्वल टू 0। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए अंडर थ्री कंडीशन वर्क डन बिकम्स 0, अंडर 3 कंडीशन वर्क डन बिकम्स 0, मतलब 3 केस में वर्क डन 0 होता है बालक, बिकम्स 0, मतलब W इक्वल टू Fs cos थीटा और ये कितना हो जाएगा 0, इसको भी लिख लेंगे। अब 3 कंडीशन कौन कौन सा है ये आपको समझना होगा कि सर किस केस में वर्क डन हमारा 0 होगा। हो गया, चलिए तो आपने बोला सर ये आप बोल दिए 3 केस में होगा, तो कौन कौन केस में वर्क डन 0 होगा इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं।
इसको हटा दें और एक एक केस के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड में 3 केस और मिल गया जी। तो सबसे पहले ए में लिखा जाए, स्मॉल ए में लिखेंगे, स्मॉल ए में लिखा जाए कि if the force is perpendicular to the displacement, if the force is perpendicular to the displacement, a force is the perpendicular to the displacement, और ब्रैकेट में इसको लिख लेना होगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब बताइए कि फोर्स अगर परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो आप वर्क डन का जो फॉर्मूला लिखे हैं W = Fs cos थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो जब 0 में Fs से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो पहला केस समझ में आया क्यों 0 होगा। तो ये रहा, बी नंबर में लिखेंगे, ये तो ए नंबर में हो गया, बी नंबर में लिखा जाए if there is no displacement, if there is no displacement or s equal to 0, if there is no displacement s equal to 0। अब देखिए बी नंबर केस में क्या बोला कि जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो, हम इस पे इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो देयर इज वर्क डन और नॉट। तो आप बोलिएगा कि सर F × S है और आप बोलेंगे देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन विल बी 0। तो केस समझ में आ रहा है ना बालक, बी नंबर में इसको लिख लीजिए। चलिए एक और बता दे रहे हैं सी में, हो गया। इफ there is no force acting on the body, if there is no force acting on the body, if there is no force acting on the body, अरे बॉडी पर कोई फोर्स ही एक्टिंग ना हो, फोर्स ही नहीं लगे, तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। तो इस बार F को 0 कर देना है, बाकी S cos थीटा। तो बताइए वर्क डन कितना रहा आपका 0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने केस में वर्क डन को 0 रखा जा सकता है, तो 3 केस में। ठीक है, ये हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं, नॉट फॉर द स्टैंडर्ड, जनरल के लिए बात कर रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट। कोई दिक्कत बालक? चलिए कितना नोट हुआ जी हम लोग को, नोट कितना हुआ 4। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेंगे स्प्रिंग पर, ध्यान देंगे। मेरे पास ये स्प्रिंग है, तो ये बताइए कि ये खुद से एक्सटेंड या कंप्रेस हो जाएगा? नहीं होगा। तो कंप्रेस मतलब ये ऐसे होना, और एक्सटेंड जब इसका लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, एक्सटेंशन कंप्रेशन होता है। तो एक और केस में वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव समझ लीजिए। अगर इस स्प्रिंग पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसको कंप्रेस करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए, वर्क डन हमारा होना चाहिए, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। तो जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे, वो एक्सटेंड करने के लिए करें या कंप्रेस करने के लिए, हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हमारे अगेंस्ट में अगर ये वर्क डन करता है तो इसका वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब कहिए सर ये तो नॉन लिविंग है, ये कैसे वर्क डन करता है? तो बिल्कुल करेगा। जब किसी बॉडी का पोजीशन चेंज कीजिएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी को एक्वायर कर लेता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी से क्या करेगा, वर्क डन। तो याद रखेंगे, इफ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन ए स्प्रिंग एंड इट गेट कंप्रेस और एक्सटेंड, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। हम इसमें फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर दे या एक्सटेंड कर दे तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। और जैसे ही हमने फोर्स लगाया और हाथ हटाया तो देखिए ये तुरंत फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो हमारे अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। तो अगर हमारे अगेंस्ट में कोई सिस्टम वर्क डन करता है तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव। समझ में आ रहा है? तो अगर कहा जाए कि हम सिस्टम पे वर्क डन किए हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और सिस्टम हमारे अगेंस्ट में काम किया है तो निगेटिव। जो फर्स्ट काम करेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा, निगेटिव, वो कोई भी काम करे। चलिए तो लिख लिया, इसको भी लिख लेते हैं नोट करके, लिखेंगे व्हेन a spring is stressed, when a spring is stressed
when a spring is stretched, then work done by external force is positive. Then work done by external force is positive. Work done by external force is positive. हो गया बालक। अगले नोट में लिखेंगे, अगले नोट में लिखा जाए when a weightlifter holding a 100 kg mass at the same place, holding a 100 kg mass at the same place, then work done is zero. क्यों? 90 बन जाता है, वहां पर कॉस्ट कितना हो जाता है? 90 होल्ड किया है, तो ये वर्क डन अगर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में होगा। कोई चीज अगर उठा लिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करता है, ठीक है। अगले नोट में लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। तो ये बताइए फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। अभी तो पीछे हम लोग चैप्टर में फ्रिक्शन पढ़े हैं। कोई दिक्कत बालक? तो बस यहीं पे रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे। रोक दो बालक।